Dear students, so बेटा yet we have discussed about many things. काफ़ी हम लोग चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सिविक्स, चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. ओके, सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 29, चैप्टर नंबर 3. सो द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में जो हमने डिस्कशन किया है वो था पावर शेयरिंग का. पहले चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग किया कि एक डेमोक्रेसी को किस तरह से पावर का एक शेयरिंग करना चाहिए ताकि किसी भी ग्रुप, किसी भी एथनिक कम्युनिटी को ये फील नहीं होना चाहिए कि उनका कोई पावर ही नहीं है, उनके कोई राइट्स ही नहीं है. क्योंकि चाहे कम्युनिटी कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी छोटी क्यों ना हो, अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं या अप्रेसिव लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक न एक दिन वो लोग, ठीक है, कुछ टाइम तक वो दबे रहेंगे. आपके पास पावर है, मेजॉरिटी पावर है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एकदम से फूट के आएंगे और कंट्री के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट हो गए तो वो कंडीशन संभालने वाली नहीं रहती. ठीक है, तो देखो बिखराव ही होता है चाहे वो किसी भी लेवल पे हो. तो बेटर क्या रहता है, वेदर कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, वेदर कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी में, तो डेमोक्रेसी का पहला फीचर यही है कि वो सबको इक्वल वैल्यू दे. ठीक है, पहला ही फीचर क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी. अब इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन है, पहला जिक्र किसका होता है, राइट टू इक्वलिटी, सब बराबर हैं. ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि श्रीलंका ने जो मेजर अडॉप्ट किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म लगा दिए, यानी कि सिंगलीज जो ज़्यादा कम्युनिटी में थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल सिस्टम बना दिया जो कि उनके लिए बहुत ही डेंजरस साबित हुआ. ठीक है, और एट द एंड सिविल वॉर हुआ, लाखों लोग मारे गए, माइग्रेंट हो गए, उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े, पूरे श्रीलंका का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बैक चला गया. तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो थी तो उसने बड़ा नुकसान श्रीलंका में किया. ऑन दी अदर हैंड आपने बेल्जियम का केस देखा, उसने बड़े तरीके से जो उनका कन्फ्लिक्शन था उसको निपटा लिया. देखो डाइवर्सिटी हर कंट्री में है, चाहे कोई छोटी कंट्री है चाहे कोई बड़ी कंट्री है, डाइवर्सिटी, एक से ज़्यादा कम्युनिटी हर जगह रहती हैं, चाहे वो कोई इंडिया जैसा बड़ा देश हो या कोई छोटा देश हो. ठीक है, अगर किसी कम्युनिटी को ऐसा फील होगा कि हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ तो वो उनके माइंड में एक सेपरेशन सिस्टम बन जाएगा, यानी वो अपने आप को अलग अलग महसूस करने लग जाएंगे और धीरे धीरे वो जो उनकी फीलिंग है वो बढ़ती चली जाएगी. सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कशन किया फेडरलिज्म का. सेकंड चैप्टर में जो जिक्र था वो था कि पावर गवर्नमेंट सिस्टम में या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किस तरह से डिवाइड होनी चाहिए. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी किस तरह कैटर कर सकती है, किस तरह से राइट्स को लोगों को दे कि किसी भी पर्सन को ये फील ना हो कि हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है. ठीक है, इंडिया में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे B.R. अम्बेडकर या उस टाइम की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, सबका एक ही मोटो था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जिसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को क्या ऐसा वो कह सकेंगे कि हमारे लिए भी यहाँ सब कुछ है. ठीक है, तो वो क्या है, क्योंकि अगर आप मोनार्किज्म लगाते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म लगाते हैं तो इतना बेटर रिजल्ट हमें नहीं मिलता. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. ओवरव्यू से आप देखो, इन द लास्ट चैप्टर वी सो हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अकोमोडेट लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी. ठीक है, तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि किस तरह से रीजनल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अंदर हम पावर शेयर कर सकते हैं. बट लैंग्वेज एंड रीजन आर नॉट ओनली फीचर दैट गिव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू पीपल, बट सिर्फ भाषा या धर्म या एरिया ही लोगों को एक अलग अलग फीलिंग में नहीं करता, एक अलग आइडेंटिटी में नहीं देता, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं. ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, पंजाब और हरियाणा दो बिल्कुल बराबर में स्टेट हैं, बट दोनों के कल्चर में मेजर डिफरेंस है. ठीक है, एक तरफ हिंदी हरियाणवी बोलने वाले लोग हैं, एक तरफ पंजाबी बोलने वाले लोग हैं. अब इन दोनों स्टेट के बनने का, या मैं ये कहूँ कि पंजाब के टूटने का रीज़न ही यही था, अलग अलग लैंग्वेज का होना.
ठीक है। उस बेस पे ये 2 स्टेट में डिवाइड हो गया, पंजाब और हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि पंजाबी लोगों को ये लग रहा था भाई हमारा अलग पंजाब होना चाहिए जिसमें सिर्फ पंजाबी कल्चर हो। दूसरी तरफ जो हरियाणा की साइड लोग रहते थे उनको लगता था कि पंजाब के लोग, पंजाबी लोग डोमिनेट कर रहे हैं और हमें उतना वैल्यू नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। तो हिंदी वाले एरिया के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपने लिए अलग स्टेट का डिमांड किया। तो फाइनली 1966 में अलग अलग हो गए। तो लैंग्वेज एंड रिलीजन, रीज़न सिर्फ ये रीज़न है, रीज़न और भी बहुत सारे हैं जिसके बेस पे क्या बन जाती है, कैटेगरी बन जाती है लोगों की। Sometimes people also identify themselves and relate with other on the basis of their physical appearances, class, religion, gender, caste, tribe, etc. ठीक है। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि, अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और एग्जांपल क्या होगा, मान लो एक जगह पे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रिलीजन है और उसी इलाके में दूसरा रिलीजन है, वहाँ पे किस बेस पे उनकी आपस में बिखराव है, वो है रिलीजन के बेस पे, धर्म बेस पे। मान लो चलो वो अलग अलग हो गए, वो रिलीजन वाले लोगों को अलग एरिया दे दिया, उनको अलग दे दिया। अब जो एक सेम रिलीजन में भी कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें भी बिखराव आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए हिंदू धर्म है, उसमें भी कोई पंजाबी है, कोई जाट है, कोई किस तरह, तो सब अलग अलग अपने कल्चर रखते हैं सब। इवन कई बार तो ऐसा होता है सेम रिलीजन के लोग भी आपस में किसी आइडेंटिटी पे अलग अलग हो सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड इनइक्वलिटीज़, ठीक है। तो इसी में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो डिफरेंसेस है, चाहे वो जेंडर बेस पे हो, क्योंकि वीमेन को ऐसा लगता है कि मेल पर्सन्स हमें राइट नहीं दे रहे, ठीक है। हो सकता है अब वहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग रिलीजन लैंग्वेज मैटर नहीं कर रही, वहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, मेल फीमेल। फीमेल्स को क्या लग रहा है, वीमेन को ये लग रहा है भी मेल्स हमें हमारे राइट नहीं दे रहे, तो बहुत सारी वीमेन जो हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं इसके। अब जब वीमेन, मान लो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उस वक्त तो वहाँ कोई नहीं पूछता भाई ये मुस्लिम है या हिंदू है, ये कौन है, क्योंकि उस टाइम उनका जो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो किस बेस पे हुआ है, वो हुआ मैन एंड वुमेन पे, ठीक है। तो ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे, 2 आपको टॉपिक आएंगे, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, उसमें हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। तो इसमें हम यही देखने वाले हैं कि जो सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, डिविजन्स क्रिएट होते हैं, उनको किस तरह से डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड करती है। वी बिगिन विद एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन, वी देन ड्रॉ सम जनरल लेसन अबाउट हाउ डिफरेंसेस कैन टेक वेरियस फॉर्म, ठीक है। फिर हम देखेंगे किस तरह से जो डिफरेंसेस है वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, क्रिएट होते हैं। So we then turn to how democratic politics affects and is affected by these diversities. और फिर हम देखेंगे कि सोसाइटी किस तरह से इन डाइवर्सिटीज़ से अफेक्ट होती है, इवन पॉलिटी भी इन डिफरेंसेस से डायरेक्टली इफेक्ट होती है, ठीक है। थोड़ा सा बेटा टिपिकल चैप्टर है, कंसंट्रेट रह के इसको आपने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है बेटा आपने। चलिए नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 30। अब टॉपिक है स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक, ठीक है। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है, यूएसए से बिल्कुल बगल में, यूएसए की, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नीचे मैक्सिको एक कंट्री है, यहाँ ओलंपिक हुआ, ठीक है। अब कहानी ये है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हिस्ट्री, आपको चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री जब आपने किया था, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यूरोपियंस ने क्या किया, यूरोपियंस पहुंच गए अमेरिका में, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे क्या किया, कब्जे करने शुरू कर दिए, ठीक है। वीडियो रोक दो एक बार। तो अमेरिका की जो स्टोरी है, अमेरिका में क्या हुआ, मैंने आपको 4 चैप्टर में डिस्कस किया था कि बहुत सारे यूरोपियंस कहाँ गए, अमेरिका में चले गए, और वहाँ पे क्या हुआ था, चेचक फैल गई। चेचक की वजह से लाखों लोग जो थे वो अमेरिका में मारे गए, ठीक है। धीरे धीरे यूरोपियंस ने वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया,
बहुत सारे लोगों को अफ्रीका से एज अ स्लेव लेके गए वहाँ पे काम कराने के लिए, गुलाम के तौर पे। वो जो अफ्रीकन्स हैं वो ब्लैक कलर के होते थे क्योंकि अफ्रीका में रहते थे, तो वो वहाँ तो गए एज अ वर्कर, बट धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपियंस की पावर बढ़ती चली गई और ब्लैक्स जो थे वो मजदूर के मजदूर ही रह गए। तो वहाँ पर एक बड़ा ही अजीब व गरीब सा एक एनवायरनमेंट तैयार हो गया, और जो वाइट्स थे उन्होंने ब्लैक्स के अगेंस्ट कुछ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बना दिए। जैसे आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका 9th क्लास में, ठीक है, तो अपार्थाइड उसको बोला जाता था। तो यहाँ अफ्रीका में भी ये था, ब्लैक लोगों का बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी कहीं भी कुछ करने की, ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, गवर्नमेंट उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, काफ़ी गरीबी उन लोगों में थी, एक तरह से बहुत ऑप्रेस्ड, यानी कि बड़े ही परेशान कहो, ठीक है, इस तरह की हालत उन लोगों की थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक प्रोटेस्ट नहीं करते थे, ब्लैक प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप आओ, स्टोरी पढ़ते हैं। द पिक्चर, अब आप एक पिक्चर है, इस पिक्चर में देखो, एक तो नीचे बड़ी पिक्चर है, उससे ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ एक छोटा सा पिक्चर है कोने में, ठीक है। तो इस पिक्चर में देखो 3 लोग हैं जो कि पोडियम पे खड़े हैं, जिनमें से 2 लोगों ने हाथ ऊपर किया हुआ है, एक बंदे ने हाथ नीचे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कौन लोग हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। The picture on this page depicts an important landmark in the history of the civil rights movement in the United States, ठीक है। यानी कि ये पिक्चर क्या दिखाती है, सिविल राइट मूवमेंट्स ओके अमेरिका में 1954 से लेके 1968 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में कौन से मूवमेंट चले हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट, क्योंकि ब्लैक लोगों के पास ज़्यादा राइट्स नहीं थे, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी, गवर्नमेंट उन पे ध्यान नहीं देते थे, तो इसीलिए ब्लैक लोगों ने क्या किया, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए। These represent the medal ceremony of 200-meter race in 1968 Olympic held at Mexico City। तो कहानी कब की है, कहानी है 1968 की, उस टाइम पे जो ओलंपिक हुआ था वो मैक्सिको में हुआ, ठीक है। तो 200 मीटर रेस जब कंप्लीट हुआ, उस रेस में 2 मेडल जीते अमेरिकन खिलाड़ियों ने, 1 मेडल जीता ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने, ठीक है। तो बट दोनों ही अमेरिकन प्लेयर जो थे वो ब्लैक थे, यानी कि उनके एंसेस्टर्स कभी अफ्रीका से आए होंगे, दोनों ही काले रंग के खिलाड़ी थे। द 2 men स्टैंडिंग विद क्लेंच फिस्ट अप्रेज्ड एंड हेड बॉड। अब 2 खिलाड़ी, आप पिक्चर में देखो, 2 खिलाड़ी ने क्या किया, सर झुकाया हुआ है और हाथ ऊपर किया हुआ है, मुट्ठी बंद है और हाथों में काले रंग के ग्लव्स पहने हुए हैं। While the American national anthem was played are the US athlete Tommy Smith and John Carlos। उनमें से एक खिलाड़ी का नाम क्या है, टॉमी स्मिथ, एक का नाम है जॉन कार्लोस। तो ये रिवाज है ओलंपिक का, जो कंट्री का प्लेयर गोल्ड मेडल जीतेगा, नेशनल एंथम सिर्फ उसी कंट्री का बजता है। तो यूएसए का नेशनल एंथम बज रहा है और वो दोनों खिलाड़ी किस तरह खड़े हैं, एक हाथ ऊपर किया है, काला ग्लव्स हाथ में पहन के, मुट्ठी बंद है, सर झुकाया हुआ है, पैरों में जूते नहीं है, सिर्फ काले रंग की जुराबें उन्होंने पहनी हुई हैं। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स। वो कौन है, वो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, यानी फ़िलहाल अमेरिकी हैं, बट उनके कभी एंसेस्टर्स जो हैं वो अफ्रीका से आए थे। दे हैड वन गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली। एक ने गोल्ड जीता है, एक ने ब्रॉन्ज जीता है, और वो जो बगल में खड़ा है गोरे रंग का खिलाड़ी, वो ऑस्ट्रेलिया का है, उसका नाम है पीटर नॉर्मन, ठीक है, उसने सिल्वर जीता था। दे रिसीव्ड देयर मेडल वियरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शू टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। अब वो जो खड़े हैं वहाँ पे, तो उन्होंने जो गेस्चर बनाया है वो बहुत कुछ दिखा रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, काला ग्लव्स हाथ में पहन के मुट्ठी बंद की हुई है, जो कि क्या दिखाता है, वो दिखा रहे हैं अपनी पावर, ठीक है। उन्होंने ब्लैक कलर की सॉक्स डाले हैं, बट शूज़ नहीं डाले हैं, जो क्या दिखाता है, ब्लैक पॉवर्टी, यानी काले रंग के जो अफ्रीकन लोग अमेरिका में हैं उन लोगों में कितना गरीबी है,
ठीक है सर, उन्होंने झुकाया हुआ है, जो क्या दिखाता है कि उन लोगों को कितना अप्रेस किया गया था अमेरिका में, कितना दबा के रखा गया था। विद दिस गेस्चर दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने वो प्लेस जो चुना है ओलंपिक में, वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों को कितना डिस्क्रिमिनेशन जो है वो झेलना पड़ता है, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव। द ब्लैक ग्लाउड एंड रेज्ड क्लेंच्ड फिस्ट वर मीन टू सिंबलाइज ब्लैक पावर, और जो हाथों में काले दस्ताने पहन के जो मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर किया है वो ब्लैक पावर को दिखाता है। The silver medalist white Australian athlete Peter Norman wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show the support of two athletes. अब पीटर नॉर्मन वैसे वो ब्लैक नहीं है, वो गोरा खिलाड़ी है और अमेरिका का भी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का है। उसका उन दोनों प्लेयर से कोई फैमिली लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना वो पड़ोसियाँ, किसी तरह का कोई वास्ता पीटर नॉर्मन का उन दोनों खिलाड़ियों से नहीं था। फिर भी पीटर नॉर्मन ने उन दोनों का सपोर्ट किया और उसने क्या लगाया, ह्यूमन राइट का बैज लगाया, ठीक है। वो क्या दिखा रहा है, आई एम सपोर्टिंग दीज टू गाइज, मैं इन दोनों का सपोर्ट करता हूँ बिकॉज दे आर राइट, वो सही है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं होता। ओके, सो डू यू थिंक दैट कार्लोस स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम? अब उसमें कुछ लोगों की दलील ये भी होती है, भाई ठीक है अमेरिका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, बट आपको लगता है ये सही है कि वो एक ओलंपिक जैसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे देशों के खिलाड़ी आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने अमेरिका का जो इंटरनल मुद्दा है उसको उठाया है, ठीक है। अब बेशक ये इंटरनल मैटर है, ठीक है, अमेरिका में इस तरह की पॉलिसी थी, बट उसको प्रोटेस्ट कहाँ करना है ये प्लेस हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब एक बंदे की जान पे बनी हुई है, वो अब ये नहीं देखेगा कि वो कहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ उसको लगेगा कि यहाँ पे दबाव डल सकता है वो डालेगा। सो वुड यू से दैट व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिकल? क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्टंट है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीटर नॉर्मन हु वाज नीदर ब्लैक नॉर अमेरिकन जॉइंड इन द गेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट? और ठीक है चलो उनके साथ तो ऑपरेशन हुआ था, बट पीटर नॉर्मन जिसका जो ना अमेरिकन था ना ब्लैक था, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्या उसका सपोर्ट करना ठीक था? इफ़ यू वर इन नॉर्मन्स प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप नॉर्मन की जगह पे खड़े होते तो क्या आप भी ऐसे ही करते, आप सपोर्ट करते या नहीं करते? द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायलेटिंग ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बाद में उन तीनों खिलाड़ियों पे ही ट्रिब्यूनल बिठाया, यानी कि जांच हुई उस मामले की भी क्या ये सही था या नहीं था। ओलंपिक कमेटी ने वो जो उनका एक्ट था उसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानते हुए ये कहा कि दिस इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ओलंपिक, भी ये ओलंपिक खेलों के स्पिरिट के अगेंस्ट है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए था। इस वजह से उन तीनों खिलाड़ियों पे ही पेनल्टी किया। देयर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके जो मेडल्स थे वो वापस ले लिए गए। बैक होम दे वर सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। जब वो घर पहुँचे तो सब ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, भाई आपको ठीक है इंटरनल मैटर था, आप यहाँ प्रोटेस्ट करते, आपको वहाँ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री का इमेज गिरता है, ठीक है। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। पीटर नॉर्मन जिसने सिल्वर मेडल जीता था ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसको भी उसकी कंट्री ने गलत माना, भी तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आगे से उसको ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम में नहीं लिया। बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है, पर्सनली या इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को जो भी लगा हो, चाहे वो गलत थे या सही थे, बट उनका जो एक्ट था, जो उन्होंने वहाँ पे किया था, उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट उस टाइम देखने को मिला। इंटरनेशनली यूएस की जो इमेज है वो हिट हुई,
और गवर्नमेंट ने ब्लैक के लिए कुछ प्रोविज़न्स बनाए, यानी कि उनको भी राइट्स मिले, उनको राइट्स दिए, ठीक है। यानी जिस तरह से जो उनका मेन टारगेट था वो किसी तरह अचीव कर पाए उसको। Recently, the Saint George Pranam San Jose State University, of which they were former students, honored them and installed their statue in the university campus. तो बेशक उस टाइम उनको गिल्टी माना था, बट बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया भाई ठीक है, उन्होंने उस टाइम जो किया था वो उस मौके के हिसाब से सही था, क्योंकि उनके साथ ऑपरेशन हुआ, अत्याचार उन पर हुआ था। तो बाद में उनको एक इस चीज़ का अगुवा माना, और सेंट हॉज यूनिवर्सिटी में जहाँ वो दोनों खिलाड़ी पढ़े थे अमेरिका में, वहाँ पे उनका सेम गेस्चर वाला जो गेस्चर उन्होंने मेक्सिको ओलंपिक में किया था, उसी गेस्चर में उनका स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया। When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at his funeral. ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मन ने सपोर्ट किया तो उन्होंने बदले में उसके साथ कभी लिंक ही नहीं रखा, उन्होंने उसको बहुत थैंक यू कहा। इवन जब 2006 में पीटर नॉर्मन की डेथ हुई ऑस्ट्रेलिया में, तो कार्लोस टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों ऑस्ट्रेलिया गए। इवन उसकी जो उसके पॉल बियरर्स बने, यानी कि जो उसकी अर्थी थी उसको कंधा दिया उसके साथ। तो ये क्या है, सिविल राइट मूवमेंट का यहाँ से एक बिगिनिंग हुआ। उसके बाद अमेरिका ने ब्लैक लोगों को बहुत सारे जो राइट्स हैं वो दिए थे, ठीक है। पेज नंबर 30 पे राइट कॉर्नर में कुछ आपको ग्लॉसरी में दिया है। ये आपके 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन बनता है, गिव डिटेल अबाउट सिविल राइट्स मूवमेंट, जो आपको यहाँ इस कोने से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारी बातें मैंने आपको इसके बता दी है, एक बार आप रीड करो इसे। सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए, जो कि 1954 से 1968 तक चले, ठीक है। अमेरिका में एक पर्सन हुए, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, जो कि एक गांधीयन पॉलिसी लीडर थे। उन्होंने जो पॉलिसी महात्मा गांधी जी ने इंडिया में अडॉप्ट किया, उसी पॉलिसी को उन्होंने अमेरिका में यूज़ किया, ठीक है। So refers to a set of events and reform movement aimed at abolishing legal racial discrimination against African Americans led by Martin Luther King Jr. ठीक है, तो सिविल राइट मूवमेंट किसको रेफर करता है? वो सब मूवमेंट, अ सेट ऑफ मूवमेंट एंड रिफॉर्म्स जिसमें जो लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म किया गया, और उस मूवमेंट को लीड किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। दिस मूवमेंट प्रेक्टाइज नॉन वायलेंट मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लॉज एंड प्रैक्टिसेस। तो उन्होंने उसके लिए कोई मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं की, यानी कि कोई हथियारों से लड़ाई नहीं की, एक तरह से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अफ्रीकन अमेरिकन्स का मीनिंग भी बेटा यहाँ गिवन है। अफ्रो अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स, और ब्लैक आर द टर्म यूज टू रेफर मेनली टू द डिसेंडेंट ऑफ अफ्रीकन्स हु वर ब्रॉट इनटू अमेरिका एज स्लेव्स बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी। 17वीं से 19वीं सेंचुरी के बीच में जो अफ्रीकन लोगों को अमेरिका में गुलामों की तरह पकड़ के लाया गया था, उन लोगों को ब्लैक्स में कहा जाता था, और उनको बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो उनको नहीं गिवन थे। एंड द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज्ड इन 1966 एंड लास्टेड टिल 1975, विच वॉज अ मोर मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट एडवोकेटिंग इवन वायलेंस इफ नेसेसरी टू एंड रेसिज्म। और 1966 से 1975 तक देखो, ये एक तो है सिविल राइट मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट 1954 से 68 तक है। ब्लैक पावर मूवमेंट, ठीक है, ब्लैक पावर मूवमेंट में क्या है कि इसमें वॉयलेंस को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर यूएस में, अमेरिका में अगर वॉयलेंस के थ्रू रेसिज्म ख़त्म होगा तो हम वॉयलेंस करने को रेडी हैं, हम जान देने को भी तैयार हैं और जान लेने को भी तैयार हैं, ठीक है। उनका मेन टारगेट भी क्या, हमें क्या चाहिए, हमें ये जो एक रिप्रेसिव एनवायरनमेंट है ब्लैक्स के खिलाफ वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, ये एक इंट्रोडक्शन,
ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा 9th क्लास में जब आपने चैप्टर नंबर 2 किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो साउथ अफ्रीका में भी कुछ सेम ही स्टोरी आपने पढ़ी थी। वहाँ पे भी ब्लैक्स मूवमेंट ही था। वहाँ पे भी क्या हुआ था, ब्लैक लोगों को यूरोपियंस ने दबाया तो फाइनली उन्होंने उसको अबॉलिश किया। यही सेम स्टोरी आती है अमेरिका से। अमेरिका में भी ब्लैक पावर मूवमेंट जो चला है, ठीक है। अब इसको ये स्टोरी आपने पढ़ी है, इसके आगे जो इंडियन सिनेरियो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो इसको एक बार आपने अच्छे से दोहराना है। 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सिविलाइट मूवमेंट, 3 मार्क्स में ही कई बार पूछ लेते हैं स्टोरी ऑफ मैक्सिको। ओके बेटा, थैंक यू।